स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे इस लेक्चर 4 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक फेमस प्ले जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। स्टूडेंट्स, आज हम इसके एक्ट 1 सीन 1 की डिटेल समरी को जानने जा रहे हैं। हम इसके टेक्स्ट की स्टडी स्टूडेंट्स बाद में करेंगे ताकि हम पहले स्टोरी को सही से समझ लें और वह कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट हमारी बाद में इजीली समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं इसका एक्ट 1 सीन 1। स्टूडेंट्स, आपको ये पूरी डिटेल पूरे शांति के साथ बिल्कुल आईज क्लोज करके सुननी है, क्योंकि इसमें आप एज ए स्पीकर मुझे देखकर कोई बहुत ज़्यादा लाभ उठाने वाले नहीं हैं। आप प्लीज़ इस स्टोरी को बिगिनिंग से अच्छे से सुनें। एक्ट 1 सीन 1 वेनिस की गली में खुलता है। वेनिस की गली का ये ओपनिंग सीन है और आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि ओपनिंग सीन कैसे आगे बढ़ता है, ओपनिंग सीन की क्या इंपॉर्टेंस है, ओपनिंग सीन आगे की स्टोरीज को कैसे जोड़ता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस ओपनिंग सीन से कितनी सारी स्टोरीज आपकी आगे जुड़ती हैं। आइए शुरू करते हैं इस ओपनिंग सीन को। यह सीन वेनिस की गली में खुलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रिच मर्चेंट जिनका नाम एंटोनियो है अपने दो दोस्तों सैलेरियो और सैलेरिनो के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो रिच मर्चेंट एंटोनियो है वह थोड़ा दुखी है। उसके दोस्त उसके दुख का कारण जानने की कोशिश करते हैं। एंटोनियो जवाब में उनसे कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं आखिर इतना परेशान क्यों हूँ और मैं इतना लो स्पिरिटेड क्यों हूँ। यह सुन करके दोस्तों में से एक दोस्त सैलेरिनो ये अंदाजा लगाता है और कहता है सैलेनियो से कि लगता है कि हमारे मित्र एंटोनियो का दिमाग उनके जो समुद्र के ऊपर 3 जहाज अपने बिजनेस से संबंधित माल को लेकर विदेशों को गए हैं पर लगा हुआ है और इनके मन में लगातार ये डर सताता रहता है। ये चिंतित रहते हैं कि कहीं रास्ते में उन जहाजों को कुछ हो ना जाए। और कोई भी व्यक्ति जब इतना बड़ा बिजनेस करता है और रिस्क लेकर के अपने जहाज़ों को समुद्र पर भेजता है तो उसके लिए ये खतरा लगातार बना रहता है। इस पर सैलेनियो कहता है कि हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सच है। अगर मैं भी एंटोनियो की जगह पर होता तो शायद इतना ही चिंतित रहता, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी होने वाली भविष्य में संभावनाओं को, आशंकाओं को और डर को जगाती रहती हैं और व्यक्ति मन ही मन विचलित रहता है और परेशान रहता है और अपने कारण को कह भी नहीं पाता। और यहाँ तक कि छोटी छोटी सी बातें अगर सूप से कोई भाप निकलती है, वेपर निकलती है, तो भी एंटोनियो को वह उमड़ते हुए समुद्र से उठते हुए बादलों की याद दिलाते होंगे, तूफान की आशंकाओं को बताते होंगे और ये एंटोनियो हमारा मित्र बीच बीच में दुखी हो जाता होगा और एंटोनियो को उस तूफान में अपने जहाज़ों के किसी पहाड़ी से टकराने और उसके पलट जाने के भय से चिंतित रहता होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि समाज में किस प्रकार के लोग अंदाजे लगाते हैं और कैसे किसी की चिंताओं को, किसी के हाव भाव को पढ़ करके वे अपने नए अनुमान लगाते हैं। और आप जानेंगे कि ये अनुमान कितने व्यवहारिक होते हैं और शेक्सपियर की राइटिंग की एक विशेषता है। इससे आगे सैलेरियो जो कि दूसरा मित्र है वह कहता है कि मुझे लगता है कि एंटोनियो शायद बिजनेस वेंचर से अलग किसी के प्रेम में पड़ गए हैं और प्रेम में अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य शांत रहने लगता है, तो लगता है कि शायद एंटोनियो के साथ भी ऐसा है। यह सुनकर एंटोनियो इस बात से इनकार कर देते हैं। फिर ये बात निकल करके आती है कि अरे भाई, एंटोनियो तो बचपन से ही बड़े शांत रहने वाले हैं, इन्हें किसी चीज़ पर कोई हंसी नहीं आती। अगर इन्हें कोई जोक भी सुनाया जाए हंसने वाला तो भी ये उस पर नहीं हंसते हैं। इस प्रकार से इनका जीवन तो बिल्कुल चुप्पी में समाप्त होता जा रहा है। ये बातें चल ही रही होती हैं कि उस समय पर 3 नए कैरेक्टर्स वहाँ पर पहुँचते हैं, बेसेनियो, लोरेंजो, ग्रेशियनो, और वह आकर के एंटोनियो की इस सैडनेस को भांप लेते हैं और वह भी उसी टॉपिक को शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि एंटोनियो भाई कैसे दुखी हो। वह ग्रेशियनो एंटोनियो को ये सजेशन देता है कि तुम सांसारिक चिंताओं से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। तुम्हें लगता है कि जो संसार तुम्हारे बारे में ओपिनियन देता है वो तुम उससे बहुत दुखी रहते हो। तुम्हें संसार की परवाह करना थोड़ा कम कर देना चाहिए। और एंटोनियो की एक आदत है, ग्रेशियनो कहता है कि वह अपने
रेपुटेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। उसे रेपुटेशन की इतना चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक आंसर आता है कि कैसे एंटोनियो अपनी रेपुटेशन की चिंता करता है। बुक में दिए गए टेक्स्ट से इस बात को प्रूव करो और कैसे इम्पोर्टेंस ऑफ द ओपिनियन वर्ल्ड वरी एंड एंग्जाइटी लाती है, इस पर कमेंट कीजिए। तो आपको बुक्स के स्टोरी के हवाले देते हुए अपने आंसर्स को पूरा लिखना होता है। इस पर ग्रेशियनो के इस बात को सुनकर एंटोनियो कहता है कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये संसार एक स्टेज की तरह से है और मैं तो यहाँ पर एक दुखी का रोल प्ले करने के लिए आया हूँ। इस पर ग्रेशियनो बड़े हंस करके ठहाका मार करके कहता है कि भाई हम तो एक मूर्ख हैं और यहाँ पर हंसने खेलने और मूर्खता से अपने जीवन को प्रफुल्लित करने के लिए आए हैं, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाने से पहले एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा गंभीर बनाकर रखते हैं ताकि दुनिया को इम्प्रेस कर सके कि उनके पास बहुत ज्ञान है। ये कमेंट एंटोनियो के ऊपर करके वे चले जाते हैं। अब बेसेनियो अपने दोस्त एंटोनियो के साथ रह जाता है। आपने जाना कि बाकी के 4 दोस्त जा चुके हैं। 2 पहले गए थे, 2 अब चले गए हैं। अब लोरेंजो और ग्रेशियनो के विदा लेने के बाद अब बेसेनियो एंटोनियो के पास रुकता है। बेसेनियो एंटोनियो को बताता है वास्तविकता कि वह उसके पास क्यों आया है। वह बताता है कि उसको बेलमोंट जाना है। बेलमोंट में एक बहुत ही रिच लेडी है, उसका स्वयंवर होना है और उसे उस स्वयंवर में भाग लेने जाना है जहां पर अलग अलग जगहों से बड़े बड़े लोग और राजकुमार भी पहुंच रहे हैं। लेकिन बेसेनियो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है और मुझे 3000 डकेट्स चाहिए। डकेट्स वहाँ की मुद्रा का नाम है। इस पर एंटोनियो उसको हर चीज़ क्लियर कर देता है और वह कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद सहायता करता, लेकिन इस समय मेरे पास रुपया नहीं है क्योंकि मेरे सारे जो शिप्स हैं वो ओशन पर हैं, सी पर हैं, बिजनेस के लिए गए हुए हैं। लेकिन आग्रह करता है बेसेनियो कि नहीं, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरी किसी भी प्रकार से हेल्प करें। हालांकि बेसेनियो अभी तक राउंड अबाउट बात कर रहा था, घुमा फिरा कर रहा था। वह धीरे धीरे खुलना शुरू करता है और बताता है कि माना कि मैंने तुमसे रुपया पहले उधार लिया था और अभी तक मैंने वो पूरा नहीं चुकाया और कई बार मैं पैसा ले चुका हूँ, लेकिन अब की बार मुझे पर और भरोसा करके देखो, मुझे पैसा दे दो। मैं बेलमोंट से आने के बाद, पोर्शिया का हाथ जीतने के बाद आपका सारा पैसा चुका दूंगा। एंटोनियो बेसेनियो का पक्का दोस्त है। वो इस बात की परवाह न करते हुए कि वह पैसा चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, वह अपनी आदत के अनुसार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वह बेसेनियो से कहता है कि आप किसी भी महाजन से जाकर के रुपया उधार ले लो, मैं आपको गारंटी दे दूंगा और मेरी गारंटी पर आप पैसा ले लो और 3 महीने के बाद हम उस पैसे को उतार देंगे। इस बात को सुनकर के बेसेनियो तैयार हो जाता है और बेसेनियो आगे बताता है कि वह अपनी इस बात पर कि वह पोर्शिया का हाथ जीत लेगा क्योंकि उसने पोर्शिया के हृदय में अपना प्रेम काफ़ी समय पहले देखा है। इस प्रकार से एंटोनियो बेसेनियो को अपनी परमिशन देता है और गारंटी देकर के भेज देता है कि जहाँ से भी आपको पैसा मिले आप ले लो और बेलमोंट चले जाओ। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक्ट 1 सीन 1 पूरा होता है। अब देखते हैं कि एक्ट 1 के सीन 2 में क्या होता है। एक्ट 1 में टोटल 3 सीन्स हैं। स्टूडेंट्स, इन सारे एक्ट्स और सीन्स को देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर, और इन सभी समरीज, डिटेल्स और स्टडी ऑफ टेक्स्ट से अपडेट रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंड प्लीज़ अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी भी तरह के कंसर्न असाइन मटेरियल को लेने के लिए इंस्टाग्राम पर जाकर आप महफूज MEHFOOZ.REHMAN.359 पर आप असाइनमेंट्स प्रोक्योर कर सकते हैं। थैंक्स।